Hello, good morning students. I hope all you had a fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ अ नेटवर्क। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में मैंने पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, किस तरह से हम इसे प्रोसेस करते हैं और नेटवर्किंग का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। देन हमने ये चीज़ें देखी कि नेटवर्किंग का मेन यूज़ ये होता है कि अगर हम किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस पर डिफरेंट सिस्टम्स या डिवाइसेस को आपस में अटैच करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिस इंटरफेस का यूज़ करते हैं, उस इंटरफेस को हम कहते हैं नेटवर्क। नहीं बेटा, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि नेटवर्क को बनाने के लिए नेटवर्क बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्लस टाइप के अलावा इसके अंदर से कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। उन कम्युनिकेशन चैनल में हम वायर्ड नेटवर्क प्लस वायरलेस नेटवर्क प्लस एक्सेट्रा का हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख चुके हैं। अब उन्हीं नेटवर्किंग के बाद, उसका इंटरफेस डिसाइड होने के बाद, नेटवर्किंग टाइप डिसाइड होने के बाद, प्लस नेटवर्क की टोपोलॉजीज डिसाइड होने के बाद हमारे पास हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ ए प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स का यूज क्या होता है। तो अगर जनरल टर्म में समझा जाए तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन मानी जाए तो प्रोटोकॉल का मीन ये होता है कि प्रोटोकॉल रेफर टू ए सेट ऑफ रूल्स नेटवर्किंग हैपन व्हेन टू और मोर डिफरेंट कंप्यूटर कॉन्टेक्ट एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड शेयर डेटा इन मेनी वेज। कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? तो प्रोटोकॉल एक्चुअल में नेटवर्किंग के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्किंग के लिए एक वे प्रोवाइड करते हैं, प्लस एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। तो उस सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर या जूनियर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आज जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू हम अपने वर्क को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक टू पार्ट्स होते हैं, जिनमें पहला पार्ट होता है हार्डवेयर और सेकेंड पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। तो अब उसमें भी हम जानते हैं कि हार्डवेयर सिस्टम के एक ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को अगर कोई यूज़र ऑपरेट करना चाहता है, उसे रन कराना चाहता है, तो उसे रन करने के लिए जो प्रोग्राम्स हम उस मशीन पर इंस्टॉल करते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो उस हार्डवेयर को भी फर्दर आईपीओ प्रोसेस, इट मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उन्हीं 3 कैटेगरी में सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइसेस, देन आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस। तो हमने ये पढ़ा है कि इनपुट डिवाइसेस का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी मशीन के अंदर इनपुट स्टोर करते हैं, तो इनपुट स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज़ होता है उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्योंकि मशीन में अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो आप रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, रिजल्ट कैसे निकलेगा। लेकिन जब किसी मशीन के अंदर इनपुट स्टोर होता है तो इनपुट स्टोर होने के बाद आउटपुट में मिलता है, बट इस इनपुट के और आउटपुट के प्रोसेस होने के बीच में जो प्रोसेसिंग चलती है, उस प्रोसेसिंग को प्रोसेस करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ होता है उस यूनिट को हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। देन बेटा, जब हम प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं तो आपने देखा था कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, जिनमें पहला पार्ट होता है ALU, दूसरा होता है CU, तीसरा होता है MU। तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कि इट मीन जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती है उन सारी कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CU, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का मतलब ये है कि जब कोई मशीन में इनपुट हम स्टोर करते हैं तो उस इनपुट को कंट्रोल करने के लिए, प्लस जो इनपुट डाला जा रहा है, प्लस जो इंटरनल सिस्टम्स लगे हुए हैं, उन सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का वर्क जो डिवाइस करती है उस यूनिट को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कि कौन सा सिस्टम चल रहा है, कौन सा सिस्टम नहीं चल रहा है, किसको क्या प्रोसेसिंग दी जाएगी, किसको प्रोसेसिंग नहीं दी जाएगी, ये सारा कंट्रोलिंग का वर्क प्लस पूरे सिस्टम को मैनेज करने का वर्क कौन करता है? CU करता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, प्लस CPU का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, क्योंकि उसी से ही सारी प्रोसेसिंग की जा रही है। उसी टाइप से जब हम नेटवर्किंग करते हैं, तो नेटवर्किंग होने के बाद आज मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर दूसरा सिस्टम है, यहाँ पर तीसरा सिस्टम है, यहाँ पर चौथा सिस्टम है। आज मैंने किसी केबल या वाईफाई सिस्टम का यूज करते हुए, चैनल्स का यूज करते हुए मैंने इस सिस्टम को इससे जोड़ दिया, इस सिस्टम को इससे जोड़ दिया, इस सिस्टम को इससे जोड़ दिया और इस सिस्टम को इससे अटैच कर दिया। अब अटैचमेंट करने के बाद हम ये जानते हैं कि ये जो इंटरफेस मेरे सामने क्रिएट हुआ है,
इस इंटरफेस को मैं कहता हूँ नेटवर्क, इस इंटरफेस को मैं कहता हूँ नेटवर्क, क्योंकि जब हमने नेटवर्क नहीं बनाया था तो उस समय हर सिस्टम, हर डिवाइस सेपरेटली वर्क कर रही है, किसी डिवाइस का किसी से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर मैंने नेटवर्किंग बना दी, नेटवर्क क्रिएट कर दिया, तो नेटवर्क क्रिएट करने के बाद इस सिस्टम से मैं डेटा यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इट मीन्स सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कॉन्फ़िगर हो सकते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं नेटवर्किंग। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर नेटवर्क छोटा है तो उस केस में डेटा हमारा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन जब नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है, हम वेन नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, बहुत लार्ज नेटवर्क का यूज कर रहे हैं कि हम कहीं पर भी किसी डिवाइस को अटैच करके डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आखिर डेटा कैसे जा रहा है, आखिर कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसफ़र तो हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है। तो जिस टाइप से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए प्लस प्रोसेसिंग के अलावा कॉन्फ़िगर करने के लिए जिस तरह से CPU कंट्रोल यूनिट का यूज़ होता है, उसी टाइप से किसी भी नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्लस कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, किसको क्या परमिशन दी गई है, किसको क्या चेकिंग दी गई है, प्लस A to Z जितना भी कॉन्फ़िगरेशन का वर्क है, वो सारा वर्क जिस यूनिट के थ्रू किया जाता है उस यूनिट को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो सीधा सा मीनिंग ये होता है कि प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स नेटवर्किंग हैपन व्हेन टू और मोर डिफरेंट कंप्यूटर कॉन्टेक्ट एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड शेयर डेटा इन मेनी वेज। कि ऐसे डिवाइसेस जो दो और मोर कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है और जोड़ के उनके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करती है जिससे डेटा का ट्रांसमिशन किया जाए, तो उसी ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। For interaction, some agreed rules control protocols are used for interacting parties. There are various types of protocol over the internet. कि जब हम नेटवर्क का यूज करते हैं तो नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप के होते हैं कि आज हर प्रोटोकॉल का अपना अपना वर्क होता है, हर सिस्टम का अपना अपना वर्क होता है। उसी बिहाफ पर आज प्रोटोकॉल्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया हुआ और डिफरेंट टाइप से प्रोटोकॉल्स यूज में लिए जाते हैं। बेटा उन्हीं प्रोटोकॉल में सबसे पहला और सबसे बेसिक जो प्रोटोकॉल यूज में आता है उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं HTTP, दैट इज़ ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो पहले आपने पढ़ा भी हुआ है कि HTTP प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, तो देख लेते हैं कि HTTP मीन्स होता है कि HTTP इज़ ए एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल विद द लाइटनेस एंड स्पीड नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेट हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। HTTP allow an open end of the method to be used for indicate the purpose of the request. HTTP protocol consists of two fairly distinct items: the set of request from browser to server and the set of response giving back to the other way. कि HTTP यह सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बेटा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोटोकॉल जो किसी भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, या इस तरह से माने कि एक इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट के थ्रू सर्वर पर पहुंचाते हैं और सर्वर से जो रिस्पांस मिलता है उस रिस्पांस को दोबारा क्लाइंट के पास भेजते हैं, तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने आपको बताया कि मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम्स हैं और इन सारे सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिस्टम को सर्वर बना दिया, तो इसे हम कहते हैं सर्वर और इन सबको हम कहते हैं क्लाइंट। इन सबको क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो आपने देखा होगा कि आज हम एप्लीकेशन के बेस पर दो तरह की एप्लीकेशन यूज़ में लेते हैं। एक होती है विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन और दूसरी होती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। कि बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। उन 2 सेक्शंस में पहली जो एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हमेशा लोकल सिस्टम पे रन होते हैं, जिनके लिए हमें कभी किसी नेटवर्किंग या इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मेरे पास नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्किंग मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब नेटवर्किंग नहीं है तो आज मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस के अंदर एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर और तीसरा कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर ले लिए। अब 3 कंप्यूटर लेने के बाद मेरे पास इन तीनों कंप्यूटर को ज्वाइन करने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई ज्वाइन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आज मैंने इस सिस्टम पे एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया, जस्ट लाइक ए वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट इंस्टॉल किया, तो उस सॉफ्टवेयर को मैं एक्चुअल में लोकल सॉफ्टवेयर कहता हूँ। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहता हूँ मैं, लोकल सॉफ्टवेयर कहता हूँ। तो आज मैंने अगर इस सिस्टम पर एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया, अगर मुझे वही प्रोग्राम यहाँ पर भी चाहिए और वही प्रोग्राम मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो इस प्रोग्राम को मुझे 3 लोकेशन पे इंस्टॉल करना होगा। अगर मैं लोकल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने एक प्रोग्राम को अगर एक मशीन पे इंस्टॉल किया तो वहीं पर इंस्टॉल होगा। अगर वही प्रोग्राम मुझे इस मशीन पर भी इंस्टॉल करना है और इस मशीन पर भी इंस्टॉल करना है
तो इसी प्रोग्राम को मुझे यहाँ भी लोड करना होगा और यहाँ भी लोड करना होगा, तो 3 लोकेशन में इंस्टॉल करना होगा। तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं लोकल सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक काम किया जाए कि अगर मैं इस तरह से 3 सिस्टम के ऊपर अगर मैं डेटा लोड करता रहूँगा या प्रोग्राम्स लोड करूँगा, तो इस एप्लीकेशन की बजाय ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाई जाए जिस एप्लीकेशन को हम सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन माने। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इन तीनों सिस्टम्स को नेटवर्क के थ्रू सर्वर से जोड़ दिया। अब सर्वर से जोड़ने के बाद जो एप्लीकेशन हम यहाँ पर 3 लोकेशन पे इंस्टॉल कर रहे थे, तो अगर हम एक ही एप्लीकेशन को 3 जगह पे इंस्टॉल करेंगे तो टाइम कंज्यूम होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाई जाए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिस सॉफ्टवेयर को 3 लोकेशन पे इंस्टॉल ना करके हम सर्वर पे इंस्टॉल कर दें। अगर हमने सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया तो सर्वर पे इंस्टॉल करने के बाद ये क्लाइंट भी यहाँ से एक्सेस करेगा, ये भी यहाँ से एक्सेस करेगा और ये भी यहाँ से एक्सेस करेगा। तो इस एप्लीकेशन को हम कहते हैं वेबसाइट या कहते हैं वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन बेटा जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट बनाते समय आप उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए सबसे पहले ऊपर जो ब्राउज़र आप ऑन करते हैं, उस ब्राउज़र के अंदर मान लिया कि आज हमारी स्कूल की वेबसाइट का नाम है smps.bhilwara.com, तो मुझे मेरी वेबसाइट ओपन करनी है। तो वेबसाइट ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या टाइप करूँगा, URL टाइप करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा www.smps.bhilwara.com, यहाँ लिखा मैंने smps.bhilwara.com। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, ये दैट इज मेरा URL है, इस URL में टाइप किया और जैसे ही मैंने टाइप करके एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली जो एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार में यहाँ पर एक कॉलन सिंबल बन के आ जाता है http:/, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि http:/www.smps.bhilwara.com/index.asp index.php index.html, दैट इज़ ए वेबसाइट का URI। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि आज हमने इस वेबसाइट को जब बनाया था, तो बनाने के बाद इस वेबसाइट को मैंने सर्वर पे अपलोड किया। अब ये वेबसाइट सर्वर पे अपलोड होने के बाद जब ये रन हो रही है, सर्वर पे जब अपलोड हो चुकी है, तो अपलोड होने के बाद इस वेबसाइट जब एक्सेस करते हैं तो इसके थ्रू हम अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और रिक्वेस्ट वापस फुलफिल होकर हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से इस बेस में जो प्रोटोकॉल वर्क करता है उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट मीन्स कि जब किसी वेबसाइट को हम सर्वर से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो क्लाइंट है वो क्लाइंट URL दैट इज़ वेबसाइट, उस वेबसाइट के थ्रू रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर पर जाती है और सर्वर से वो डेटा एक्सेस होता है कि यूज़र ने जिस रिक्वेस्ट को फुलफिल एक्सेस माना है वो एप्लीकेशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर वेबसाइट अवेलेबल होती है तो अवेलेबल होने के बाद ये सर्वर उसका रिस्पॉन्स दोबारा क्लाइंट कंप्यूटर पर अवेलेबल कराता है। लेकिन इसके बीच में ये डेटा लाने और ले जाने का जो वर्क करता है, जो भी सिस्टम करता है, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल, दैट इज़ ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यही प्रोटोकॉल का मेन वर्क होता है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि HTTP इज़ एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल with the lightness and speed necessary for distributed, collaborate, hypermedia information system. HTTP allow an open-ended set of methods to be used to indicate the purpose of the request. HTTP protocol consists of two fairly distinct items: the set of requests from the browser to server and server to browser. तो इसी प्रोटोकॉल को हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल, दैट इज़ ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बड़ा HTTP प्रोटोकॉल के बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं FTP प्रोटोकॉल, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, सारे प्रोटोकॉल पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आ रहा है FTP, नाम से डिफाइन हो रहा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पढ़ लेते हैं। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि वन ऑफ द ओरिजिनल सर्विस ऑफ द इंटरनेट वाज डिजाइंड टू अलाउ फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इट गोज बाय द नेम FTP विच स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कि सीधा सा नेम से आइडेंटिफाइड हो रहा है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो किसी भी नेटवर्क के अंदर फाइल को शेयर करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। कि आज आप जब फाइल अपलोड करते हैं या फाइल डाउनलोड करते हैं, तो जैसे ही आपने अपलोड किया तो अपलोड करने के लिए इंटरनेट में FTP प्रोटोकॉल होता है जो उस फाइल को सर्वर पर ले जाता है। वापस जब डाउनलोड करते हैं तो उस फाइल को आपके पास भेजता है। अगर आप इसे प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली समझने के लिए जब हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते समय हम लोकल सिस्टम पे क्रिएट करते हैं।
लेकिन इस वेबसाइट को जब हम डोमेन पर होस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले हम डोमेन परचेस करते हैं। इट मीन्स हम जिस नेम से वेबसाइट को अपलोड करना चाहते हैं उसका नेम परचेस करते हैं। नेम परचेस करने के बाद हम अपने लोकल सिस्टम से सर्वर पर डेटा डालना चाहते हैं कि जैसे कोई रिजल्ट आता है तो कहते हैं ना रिजल्ट अपलोड हो रहा है, अब तक अपलोड नहीं हुआ है, होस्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि आज यूज़र ने जब उस प्रोडक्ट को अपलोड किया तो अपलोड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं FTP प्रोटोकॉल, दैट इज़ ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बाद आज हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को जब यूज करते हैं तो इस प्रोटोकॉल के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज क्या होती है? इट इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन नेटवर्क टू ऑर्गेनाइजेशन अनदर यूजफुल, कि आज हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हम फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आज अगर लोकली बेस पर समझा जाए तो आज आप एक रूम में बैठे हैं, उस पर आपके पास 2 या 3 जने मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और आपने सबको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया या जेंडर से कनेक्ट कर दिया। तो जेंडर से कनेक्ट करने के बाद आप एक सिस्टम की फाइल को दूसरे सिस्टम में भेज रहे हैं या पहले सिस्टम से या दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस ट्रांसफ़र करने के लिए भी जिस टूल का यूज़ हो रहा है दैट इज़ ए प्रोटोकॉल, तो उसे कहते हैं FTP फाइल ट्रांसफ़र